हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की हम देख रहे हैं। बच्चों, अध्याय 13 हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आज हम 2 अंक तथा 3 अंक वाले यहाँ पे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। तो सबसे पहला कारण आपको बताना होगा कि वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वृद्धि हो रही है। दूसरा, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। और तीसरा है एरोसॉल जैसे CFC5 का AC व रेफ्रिजरेशन में उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे दूसरे नंबर का, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों का पाचन तंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? तो इसको आंसर देंगे बच्चों हाँ, यह प्रत्येक पोषक स्तर पर भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे यदि पौधे हिरण शेर की खाद्य श्रृंखला से शेर को हटाया जाए तो हिरणों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे पौधों की संख्या में कमी हो जाएगी और हिरणों को हटा जाने पर शेर का प्राकृतिक भोजन कम हो जाएगा, फलतः उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। अतः किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घर का निर्माण करके उसमें उगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से जिन किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होती है, अतः वह कांच के घर में प्रवेश तो कर जाती है, परंतु टकराने के कारण तरंगदैर्घ्य बढ़ जाने से पुनः वातावरण में नहीं लौट पाती, फलतः कांच का घर का ताप वायुमंडल से अधिक रहता है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों चौथे नंबर का, परितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है लिखिए। तो यहाँ पे अपघटक मृत उत्पादकों व उपभोक्ताओं के शरीर का अपघटन करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं एवं मृदा में पोषण की वृद्धि करते हैं। पांचवा प्रश्न, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में उत्पादन, हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा आदि इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 6वें नंबर का, जैसे कि हम देख रहे हैं, जीवाणु एवं कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं? पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व लिखिए। तो यहाँ पे जीवाणु एवं कवक मृत अपघटकों और उपभोक्ताओं को सरल यौगिकों में अपघटित करने मृदा का भाग बना देता है, अतः अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु व कवकों को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि वे अपघटन द्वारा प्रकृति में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है? 3 अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए, तो जो कि मानव के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर इस तरीके से देना बच्चों, जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। 3 अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं कृषि रसायन। अगला प्रश्न यहाँ पे बच्चों 8वां, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक एवं अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यहाँ पे जैव में लिखेंगे ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित होकर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, और ये वे पदार्थ होते हैं जो अपघटित नहीं होते, लंबे समय तक प्रकृति में बने रहकर पर्यावरण को हानि पहुंचाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जंतु एवं वनस्पति अवशेष अवशिष्ट हैं इसके उदाहरण, और इसके हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक। अब आइए बच्चों यहाँ पे 3 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन करें, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, अन्यथा त्वचा कैंसर जैसे रोगों की संभावना रहेगी। और वायुमंडल का ताप बढ़ता है, आनुवांशिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इसकी क्षति को कम करके ग्रीन हाउस गैसों जैसे CFC के उपयोग कर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। बच्चों दूसरा प्रश्न है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो यहाँ सभी जीवों को अगर नष्ट कर देते तो उस पोषी स्तर के नीचे के जो पोषी स्तर के सदस्यों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, जबकि नष्ट हुए पोषी स्तर के ऊपर के पोषी स्तर के सभी जीव भोजन के अभाव में नष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे, अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है लिखना है। तो यहाँ पे अम्ल वर्षा के बारे में बताया गया कि वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड व अन्य गैस वर्षा जल के साथ क्रिया करके अम्ल रूप में बरसते हैं, तो उससे अम्ल वर्षा कहते हैं। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन व ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं। जल वाष्प जब संगठित होकर वर्षा के रूप में इन रासायनिक गैसों से क्रिया करके घुलित अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं, तो अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये इसका आंसर अम्ल वर्षा के बारे में। अब आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कचरा जैव अपघटकों द्वारा अपघटित नहीं हो पाता है, अतः पर्यावरण में एकत्रित हो जाता है, जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषित होता है। विभिन्न प्रदूषण जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बीमारियां फैलती हैं और जैव आवर्धन होता रहता है। कचरे को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए जंतु भी की मृत्यु होती है। तो बच्चों ये इसमें अगला प्रश्न देख रहे हैं 5वें नंबर का, यदि हमारे द्वारा
उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो अल्प मात्रा में उपस्थित जैव निम्नीकरण कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर मृदा का भाग बना दिया जाता है, परंतु यदि यह अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो वातावरण को दुर्गंध युक्त कर देगा और अपघटित होना भी असंभव हो जाएगा, फलतः प्रदूषण का कारण बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें हम देख रहे हैं कि ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देंगे हम, 3 होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, जैविक आवर्धन क्या है? तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देते हैं कि कृषि कार्यों में प्रयुक्त कीटनाशी, खरपतवार नाशी इत्यादि हानिकारक रसायनों को पौधों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में प्रवेश करके संचित रहना ही जैविक आवर्धन कहलाता है। गा प्रश्न, जैसा कि देख रहे हैं, जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे हमें जलीय जीवों हेतु पर्याप्त जल स्थान होना चाहिए, जल में शुद्धता, ऑक्सीजन व भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, समान भोजन आवश्यकता वाले जीवों को ही साथ रखना चाहिए ताकि एक दूसरे का भोजन न बन पाए। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे 7वां नंबर का, विकास पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रभावित अवश्य करता है। औद्योगिक उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों एवं उनका अत्यधिक प्रयोग पारिस्थितिक संतुलन को जन्म देता है। कृषि उद्योगों का विकास इत्यादि यद्यपि मानव जीवन में समृद्ध करता है, परंतु पर्यावरण के संतुलन हेतु भी उत्तरदायी होता है। पर्यावरण संरक्षण को बल देकर भी लंबे समय से हम विकास में वृद्धि कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों, वातावरण प्रदूषक क्या है? तो यहाँ पे ऐसे वांछित पदार्थ जो वातावरण प्रविष्ट होकर वातावरण में जीवन को अयोग्य बनाकर दूषित करते हैं, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। और अजैव निम्नीकरण प्रदूषक के कुछ उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। प्लास्टिक, धातुएं, रबर, पॉलीथीन, अपमार्जक इत्यादि ये उदाहरण हुए जो कि हानिकारक होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, निम्न वायु प्रदूषक वातावरण में कैसे प्रवेश करते हैं और मानव जाति को कैसे प्रभावित करते हैं, समझाइए। लेड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे पहले लेड के बारे में यहाँ पे दिखा है कि यह अत्यधिक जहरीली धातु होती है। घर की दीवारों और खिड़कियों पर लगा पेंट भी शीशा युक्त होता है। नल व पाइपों से जल में घुलकर कारों पर लगा पेंट भी लेड युक्त होता है। यहाँ पे इसके जो प्रभाव है, लेड के पेट दर्द होता है इससे, और आक्रामक व्यवहार, उच्च रक्तचाप, बौद्धिक विकलांगता आदि आती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, CFC, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में होता है। और ओजोन परत का क्षरण, आंखों में घातक रोग, आनुवंशिक विकृतियाँ, प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शन करता है, और ये अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनता है। जीव संख्या कम होती है, जीव संख्या अधिक होती है, और यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, और यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय परंतु साथ साथ बहुपदीय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 11वें नंबर का, हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायु प्रदूषित होती है, औद्योगिक अपशिष्टों से जल प्रदूषित होता है, वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और ग्रीन हाउस गैसों के प्रयोग से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। तो बच्चों ये थे अध्याय 14 के अंतर्गत 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर थे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।